नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। और खबर यह है कि FSSAI ने ये तैयारी की है कि जो खाने के तेल में मिलावट होती है उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। देश भर में पैन इंडिया अभियान जाएगा और खाने के तेल में मिलावट पर सरकार अब काफी सख्त हो गई है। जी हां, इस वक्त की ताजा खबर आप देख पा रहे हैं। 25 से 27 अगस्त के बीच ये पूरा सर्वे किया जाएगा अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में, और ये देखा जाएगा कि कहां पर ये मिलावट होती है। करीब 4500 सैंपल यहाँ पर ये किए गए सर्वे 25 से 27 अगस्त के बीच ये सर्वे किए गए हैं और 4500 सैंपल इकट्ठा किया गया है, इंक्लूडिंग मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। ये सारे सैंपल इकट्ठा किए गए हैं और इस बात को देखा जा रहा है कि कहां पर कितनी मिलावट होती है। तो मिलावटी खाने के तेल पर सरकार काफी सख्त हो गई है और इसको लेकर FSSAI ने 25 से 27 अगस्त के बीच पूरे देश में एक बड़ा सर्वे किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ क्या डिटेल है और इसके बाद सरकार की प्लानिंग क्या होगी, ये इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सुधाकर देसाई जुड़े हैं, एडिबल ऑयल के जाने माने एक्सपर्ट हैं और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, एमामी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि सरकार के इस कदम से खाने के तेल में मिलावट रुक पाएगी? हाँ जी, थैंक यू। इट इज अ वेलकम स्टेप। हम लोग भी लेटर्स लिखे थे। एक्चुअली स्टॉपिंग अडल्ट्रेशन इन एडिबल ऑयल इज अ गुड प्रोग्राम टू टेक अप। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर so that there is a traceability to the manufacturers, and number 2, तेल का दाम बहुत बढ़ गया है because of poor imports in the last 2 months of May, June, plus groundnut oil, mustard oil, they are all operating at 120 rupees and above. But whereas palm oil is 80 rupees, soybean oil is like 90 rupees. So because of all these things, to curb at a very right time, making these surveys and sampling and testing will caution all the players and also alert everybody. Apart from the checking of the loose oil samples or a branded oil samples, we also request the complete ban on the sale of loose oil, which is already implemented. Today, lot of people don't know, आज के दिन में इंडिया में in no state loose oil can be sold actually. It is already banned. But still illegally lot of loose oil is नहीं, इस पे मैं आऊंगा आपके पास मिस्टर देसाई। ये इस पे मैं आऊंगा आपके पास। आपने कहा कि मिलावटी खाने के तेल को जो लूज में, जो खुले में खाने के तेल की बिक्री होती है, उसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए, ये आपका सुझाव है। मैं इस पर काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन जरा ये पूरी खबर क्या है और इसको लेकर आगे का एक्शन प्लान क्या है, ये खबर बताने के लिए हमारे संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दानिश ने ही सबसे पहले ये खबर दी है, ये बड़ी खबर दी है। दानिश, इस खबर को लेकर के और नया अपडेट क्या है? ये जो सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, इसकी जांच के बाद आगे की तैयारी सरकार की क्या होने वाली है? देखिए, FSSAI ने 25 और 27 अगस्त के बीच में एक मैसिव ड्राइव लॉन्च करी है, जिसमें वो एडिबल ऑयल में जितनी एडल्ट्रेशन, जितनी मिलावटपन है, उसको पता लगाने के लिए तो 4500 सैंपल्स अभी तक टेस्ट करे गए हैं। देश भर के हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट से इनको लिया गया है और 16 तरह के अलग अलग ऑयल को इसमें टेस्ट किया गया है। तो 1 महीना इसमें कम से कम लगेगा रिजल्ट आने में। तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये काफी जो कंप्लेंट्स आई थी, काफी जगहों से जहाँ पे कंप्लेंट्स आई थी, उसके बाद
फसाई ने कदम उठाया एडल्ट्रेशन को और मिलावटपन को चेक करने के लिए, तो 1 महीने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो सरकार ना कि सिर्फ एडल्ट्रेशन इसमें चेक करना चाहती है, लेकिन सरकार ये भी देखना चाहती है कि जो ऑयल मार्केट में अभी बिक रहा है, चाहे वो ब्रांडेड ऑयल हो चाहे वो अनब्रांडेड ऑयल हो, उसके हेल्थ पैरामीटर्स को प्रॉपर्ली चेक करा जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि ऑयल की फैटी एसिड कॉम्पोजिशन कैसी है या और नया तरह का केमिकल उसमें पाया जा रहा है या नहीं। तो ये सारे पैरामीटर भी सरकार जल्द एक रिजल्ट लेकर आएगी 1 महीने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हर तरह के ऑयल, चाहे वो ब्रांडेड ऑयल हो चाहे वो अनब्रांडेड ऑयल हो, हर तरह का ऑयल को इसमें सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है। और ना कि सिर्फ लोकल शॉप्स, लेकिन बड़ी बड़ी सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट में जाके भी इन सैंपल्स को टेस्ट किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ना कि सिर्फ मतलब एडिबल ऑयल में भी काफी तरह के ऑयल्स को इसमें टेस्ट करा गया है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया या ब्लेंडेड ऑयल हो गए। तो कि काफी ड्राइव है, क्योंकि काफी कुछ समय से कंप्लेंट्स भी आ रही थी और सरकार चाहती है कि मार्केट में अभी जितना भी ऑयल बिक रहा है वो उससे जनता को, देश की बिल्कुल भी उससे नुकसान ना हो, किसी भी तरह का हेल्थ का नुकसान ना हो। तो सीधे नजर सरकार ने ये कदम उठाया है और जल्द 1 महीने के अंदर अंदर इसके रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। हाँ, तो ये डिटेल में खबर दानिश ने बताई कि इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं सुधाकर देसाई जी। आपने कहा कि लूज ऑयल को कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। बैन तो है ही, आप कह रहे हैं कि उसको सख्ती से इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सॉल्यूशन है क्या? अगर खुला तेल को बंद कर दिया जाए, उसकी बिक्री को बंद कर दिया जाए, उसके उत्पादन को बंद कर दिया जाए, तो क्या ये मिलावट की समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि आशंका इस बात की भी होती है कि ब्रांडेड ऑयल में भी मिलावट होता है। हाँ, तो वो मानता हूं मैं कि कोई भी अनस्क्रूपुलस प्लेयर पे ऐसा कर सकता है, लेकिन उसमें ट्रेसेबिलिटी क्या है? आज के दिन में एफएसएसआई या कोई भी टेस्ट करके निकाले कि इसमें ब्लेंडेड ऑयल है, ये अडल्ट्रेशन है, वो पकड़ेंगे किसको? कम से कम पैकेज्ड गुड्स में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर का नाम और ट्रेसेबिलिटी रहेगा ना। तो इसीलिए, एंड स्पेशली अंडर कोविड टाइम्स, बेसिकली व्हेन हेल्थ इज आल्सो टॉप मोस्ट इशू। ये बड़ा मासूम सा जवाब है मिस्टर देसाई। आप कह रहे हैं कि जो ब्रांडेड ऑयल होते हैं उसकी ट्रेसिबिलिटी होती है, उसको आप पकड़ सकते हैं, ये बात ठीक है। तो ये बात तो वो ब्रांड भी जानते होंगे ना कि अगर वो ब्रांड में मिलावट कर रहे हैं तो वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलावट होती है। नहीं, वो तो होता होगा, लेकिन उसको कम से कम जा सकते हैं ना, मैन्युफैक्चरर्स को तक जा सकता है। एडल्ट्रेशन का बाद में रिजल्ट के बाद यू कैन गो अप टू द मैन्युफैक्चरर। लूज ऑयल में आप किसको दोषी ठहराएंगे बताइए? नहीं, दोषी ठहराए ये बात ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए चोर को मालूम है कि वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद भी चोरी हो रही है, तो कुछ ना कुछ रास्ता उसको दिख रहा होगा, तभी मिलावट हो रही है। जो आप तर्क दे रहे हैं, आपका तर्क ठीक है, लेकिन आपके तर्क के हिसाब से फिर ब्रांडेड में मिलावट की शिकायत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको इस बात का डर होना चाहिए कि भाई ब्रांडेड है, आपके ब्रांड की पहचान है और आप ट्रेस कर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन जब ये खौफ नहीं है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं कोई काट है। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ा ही कंज्यूमर वाली खबर है और हम सबकी सेहत से जुड़ी हुई खबर है, किचन से जुड़ी हुई खबर है, ये स्वास्थ्य का मामला है। अगर मान लीजिए मिलावट वाला तेल देश में बिकता है और खाता है, स्वास्थ्य के ऊपर सीधा सीधा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या डेटा है, क्या आंकड़े कहते हैं, जो कि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कितनी मिलावट होती होगी देश भर में? देखिए, मिलावट जो इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बट सर्वेस हो चुके हैं पहले। ज्यादा मिलावट जो होता है वो मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, क्योंकि देयर इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट बाय मिक्सिंग ऑयल, राइट? तो ये पामोलिन या सोयाबीन या उसमें क्यों होगा? जहाँ तक कि सनफ्लावर ऑयल है, आपका जो क्वेश्चन मिलावट होता है कि नहीं होता है, जैसे साउथ में पूरा सनफ्लावर ऑयल ब्रांडेड ऑयल, सनफ्लावर 80% branded only. So at least there have been lot of studies done in sunflower oil. So adulteration बहुत ही रेयर है, कभी भी पकड़ा नहीं गया, कम से कम ऑयल का एग्जाम्पल में। बट मस्टर्ड ऑयल में क्या है, चांसेस ज्यादा होता है। ये ओल्ड इशू
इवन इन पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर जो मैं बता रहा हूँ, अच्छा 98, हाँ इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। लेकिन देसाई जी, हाँ ओके देसाई जी, आप कह रहे हैं कि सरसों के तेल में ज्यादा मिलावट की गुंजाइश रहती है या मिलावट होती है, और सरसों का तेल का जो कंजम्पशन है वो बड़े पैमाने पर होता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इसका कोई काट है क्या? ये ठीक है कि सरकार के लेवल पर जो तैयारी हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कंज्यूमर के एंगल से क्या कोई रास्ता है क्या कि हम पहचान पाएं, परख पाएं कि इस तेल में मिलावट है? अगर कुछ तरीका हो, कुछ फार्मूला हो आपके पास, अगर बताना चाहें आप हमारे दर्शकों को। एक्सपर्ट हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द कमिटी ऑफ adulteration regulation 20 years back also and today also, कम से कम मेरे हिसाब से there are only twin easy solutions, two solutions. Number one, create only packaged oil so that the loose oil will not go scot free. Number two, you have to ban second hand tins. Basically loose oil sales is possible only because second hand tins are used, which are half the price than the new tins. According to BIS standards under FSSAI, the second hand tins cannot be used. So apart from taking samples of oil, I think FSSAI can also catch these second hand tin manufacturers which are there in every major city, in every major market. So then what happens, the economic reason why the adulteration happens will stop. You have to go to the root cause. Yeah. नहीं, मैं वो ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में देसाई जी, मैं बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो सरकार के लेवल पे होगा। मैं छोटा सवाल, बिल्कुल वक्त की कमी है, आप बिल्कुल अगर संक्षेप में बता पाएं कि क्या कंज्यूमर के पास ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए या है क्या, जो आप लोग बताना चाहेंगे कि उसको तेल को देखकर चेक कर हम परख पाएं कि इसमें मिलावट है या नहीं? ऐसा कोई रास्ता है क्या, या कंज्यूमर के बस में नहीं है, वो नहीं परख पाएंगे? हाँ, हमने बहुत पर्सनली हमने कोशिश किया है। रामन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करके जो इंस्टेंटली मस्टर्ड ऑयल का मिलावट को पकड़ सकता है, बट वो साइंटिफिक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इट इज नॉट लाइक मिल्क और सम अदर घी वेयर यू कैन फाइंड आउट इजीली, क्योंकि ऑयल का मिलावट में आपके लिए इतना कोई साइंटिफिक इमीडिएट वो नहीं है। बट मस्टर्ड ऑयल मैं बोलता हूँ कंज्यूमर के लिए, इफ यू कीप मस्टर्ड ऑयल इन द रेफ्रिजरेटर, अगर जम जाता है तो आप समझ लीजिए उसमें कुछ मिलावट है, क्योंकि पामोलिन हैज गॉट विस्कोसिटी, डिफरेंट विस्कोसिटी। ये देखिए सर, आप काम की बात सबसे आखिर में बता रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात आपने आखिर में बताई कि एक तरीका तो है जो हम अपने लेवल से जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। आपने कहा कि रेफ्रिजरेटर में रखें, अगर वो जम जाए तो समझिए कि इसमें मिलावट है। चलिए, एक तरीका तो अपनाकर हम देख ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देसाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट तूफानी रफ्तार में है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार फुल एक्शन में है। आपको करना क्या है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल गोल्ड के ऊपर भी जुड़ा हुआ है बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अजय केडिया कमोडिटी के, प्रथमेश माल्या एंजल ब्रोकिंग के, और सुरेंद्र मेहता जी सेक्रेटरी IBJA के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, क्या हो रहा है गोल्ड में? गोल्ड के ट्रेंड को पकड़ना मुमकिन है या क्या लगता है आपको? अच्छा, लगता है मेहता जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अजय जी बताइए, गोल्ड में आज शाम के कारोबार में क्या किया जाए? गुड इवनिंग मित्र जी। कल का दिन हम बोल सकते हैं काफी ऐतिहासिक रहा, जिस ढंग से हमने देखा कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने बहुत बड़ी मोमेंटम देखी। इंटरनेशनल में 1920 1970 दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रीच किए। सेम वे आज के सेशन भी इवेंटफुल है। शाम को यूएस से काफी डेटा आने हैं और जो फेड चेयरमैन की भी स्पीच वापस रहेगी जैक्सन होल में, जो कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगी। ओवरऑल मुझे लगता है जब तक प्राइजेस $1920 के ऊपर है, तेजी ही करके चलना चाहिए। 1970 का लेवल तोड़ता है तो 2000 का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि गोल्ड 51,850 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी राय है गोल्ड के ऊपर। लेकिन अब हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, IBJA के सेक्रेटरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये होगा कि गोल्ड के ट्रेंड को पकड़ना मुमकिन है या फिर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये नामुमकिन है। आप बिल्कुल इसको पकड़ सकते हैं। आप यहाँ पे
वीकली रेंज बना के यदि चले और कई ओवरनाइट सौदा कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ सकता है, यदि वो करके चले, इतनी हिम्मत हो तो गोल्ड का ट्रेड पकड़ा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा अच्छा, तो क्या आपने क्या पकड़ा था ट्रेंड फिर गोल्ड का? आपके हिसाब से क्या ट्रेंड है अभी, तेजी का या मंदी का? देखिए पिछले इस पूरे हफ्ते में यदि आप देखें तो डॉलर बिल्कुल लगभग 75 रुपए से गिर के अभी 73.5 के आसपास हो गया है। तो 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे तो डॉलर में फर्क हो गया। इसकी वजह से 1000 रुपए तो प्राइस ऐसे ही 10 ग्राम का कम हो गया है। तो और जो कल जो FOMC की जो भी डिसीजन हुए तो कोई डायरेक्शन नहीं है, और इसकी वजह से मुझे यहाँ से थोड़ी मंदी लगती है, और मुझे लगता है कि गोल्ड अगले हफ्ते 49,300 या 400 तक भी दिखा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है, इस पर आप नजर रखें। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। अब हम बात करते हैं सिल्वर की, और चांदी में 800 रुपए की मजबूती है और 66,000 की दहलीज पे खड़ा है। मतलब किसी भी वक्त आप सोचे कि 66,000 का लेवल, हालांकि आज इंट्राडे में जा चुका है एक बार, 66,374 का हाई लगा चुका है, लेकिन दोबारा मार्केट 66,000 के लेवल पर जाने को तैयार है। चांदी में आज शाम के कारोबार के लिए प्रथमेश माल्या जी क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से मृत्युंजय, चांदी जो है मैं मिड पॉइंट पे है। अगर एडवाइस है सेल करने का तो करीब यहाँ 66-8 के आसपास सेल करना है, उसके पहले नहीं करना है। अगर आज के लिए कुछ करना है तो मैं चांदी में ट्रेड अवॉइड करूंगा। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रदीप जैन का, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए जैन साहब। ऐसा पूछ रहा हूँ, फिजिकल मार्केट में सिल्वर 60,000 है और MCX में 66 है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि महीने 15 दिन में ये अंतर थोड़ा कम हो जाएगा, 1000-1500 का ले जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि फिजिकल मार्केट में 10 किलो खरीद के MCX में मैं कॉन्ट्रैक्ट 10 किलो बेच सकता हूँ क्या, साइड प्रॉफिट हो तो? हाँ, ये आपने अच्छा दिमाग लगाया। बताइए अजय जी, ऐसा कर सकते हैं क्या, फिजिकल में खरीद लें और MCX पर डिलीवरी में डाल दें? थोड़ा लेट हो गए हैं ये, ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी टाइम से चल रही थी। जब हमने देखा 4,000 रुपये करीबन, अभी अगर आप MCX से बात करें तो करीबन 5,000 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। काफ़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें, अगर आपके पास डिलीवरेबल है। जो MCX का भी 4 सितंबर का जो एक्सपायरी है उसमें आप कर सकते हैं। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि हाजिर में माल 60 में मिल रहा है। फैक्ट है। तरीका क्या है, तरीका क्या है अजय जी? तरीका मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैसे खरीदना है स्पॉट मार्केट में, कैसे डिलीवरी के लिए जमा करना है, तो पूरा प्रोसेस बताएं, कैसे होता है ये इसका क्या तरीका है? सबसे पहले आपने जो भी फिजिकल में माल लिया है उसको MCX के वेयर हाउस में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसका एक वेयर हाउसिंग रिसिप्ट बनेगा। देन एक बार आपका जो भी माल है वो एग्रीगेटेड है, जैसे ब्रिंक्स है, बाकी भी एजेंसीज है जो इसमें सहायता करती है, एक बार MCX के वेयर हाउस में आपका माल आ जाता है, तब आप MCX के फ्यूचर में जो सितंबर वायदा है उसको बेच सकते हैं। जो आपने बाय किया और डेफिनेटली 60,000 है, लेट इट भी उसमें बाकी चार्जेस लगे, अगर सब जो 60,500 60,100 के 60,200 500 के आसपास भी बैठता है तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो MCX का वेयर हाउस क्वालिटी का माल है वो माल आपको वेरीफाई करा के वेयर हाउस में डिपॉजिट। एक चीज आप पहले मुझे बताइए, आपने कहा कि वेयर हाउस में जमा करना होगा। मान लीजिए हमारे कोई दर्शक रह रहे हैं जिस जगह पर और उसके आसपास में कोई वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउस काफी दूर है, तो क्या उनको फिजिकली जाके जमा करना होगा या कोई और तरीका होता है माल जमा करने का, भिजवाने का? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है MCX के कुछ एग्रीगेटेड काफ़ी अदर लोकेशंस भी है, जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, बाकी मेजर सिटीज़ भी है। तो उनको देखना पड़ेगा जो नियरेस्ट उनका लोकेशन है उधर उनको जाकर जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए ये तरीका है, आप इसको अपना सकते हैं। अगला सवाल है हितेश का, अहमदाबाद से हैं। पूछिए हितेश जी। सर मेरा सवाल है अजय सर जी है कि कैस्टर में अब क्या करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए या फिर बेच देना है? 4500 रुपए हो गया दीपावली तक। बताइए अजय जी, कैस्टर में क्या करना चाहिए? स्विंग काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, बट जिस ढंग से अभी डैमेजेस थोड़े रिपोर्ट हुए हैं, प्राइजेस काफ़ी स्टेबल है।
टाइमिंग मुझे लगता है टेक्निकली 4050 के ऊपर अगर प्राइजेस तोड़ के होल्ड करता है वीकली बेस पे, तो एक छोटा जंप मिल सकता है जो हमें 4150 से 4180 तक का लेवल जरूर मिल जाएगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। क्रॉप साइज काफ़ी अच्छी आगे, जब अराइवल सीजन स्टार्ट होगा तो दबाव रहेगा। साथ में हमने बीच में कोविड के चलते जो डिमांड में ड्रॉप था, इसकी वजह से स्टॉक्स काफ़ी बड़ा पड़ा हुआ है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जब तक प्राइस 3940 3920 का लेवल नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है 4180 से 4200 तक का लेवल दिखाएगा, वहां से फिर गिरावट फिर से मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। ग्वार पड़ा है हाजिर में, तो इसमें बड़ी तेजी कब आएगी सर? महीना 2 महीना लगेगा? 5000 6000 की आएगी आगे? बताइए अजय जी, बड़ी तेजी ग्वार में कब तक आ सकती है? हमने एक ट्रेलर ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 महीने की अवधि के अंदर 800 रुपए की तेजी मोटा मोटी हमने ग्वार में आते हुए देखा है। थोड़ी 10-15 दिन के अंदर थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी कि इस बार की स्विंग एग्जैक्ट कितनी है। तो मुझे लगता है मार्केट में इमीडिएटली तो 4400 तक का ही लेवल दिखाई दे रहा है। इनकेस फर्दर अगर डिटोरेशन होता है स्विंग के डेटा के अंदर, तो मे भी हमें लगता है 4850 तक का लेवल दिखा देगा। 5000 के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सितंबर मिड तक क्लियरिटी और बढ़ेगी, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है 4400 का लेवल तोड़ना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तोड़ता है तो 4850 तक का लेवल एक बार हम सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक पकड़ के चलते हैं। ठीक है, इंद्रजीत पटेल हैं, अगला सवाल पटेल साहब का है। पूछिए पटेल जी। हाँ मित्र जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और केड़िया जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने 2 दिन पहले फिजिकल में 58,500 में सिल्वर खरीदा है और मेरे को करीबन 6 महीना 1 साल रुकना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को 65,068 का भाव मिल सकता है फिजिकल में। बताइए। देखिए, डेफिनेटली फिजिकल मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी रैली आती है, तो जैसे हमने फर्स्ट दर्शक की बात सुनी कि डिस्काउंट में मार्केट आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। बट ओवरऑल मुझे लगता है जैसे आपका व्यू 6-8 महीने का है, तो डेफिनेटली आपको 68 और 70 के आसपास का भी लेवल मिल जाएगा। अगर आप 6-8 महीने का ओवरव्यू लेते हैं तो होल्ड रख के चलिए। अगले 6 महीने के अंदर डेफिनेटली फिजिकल के अंदर 68 से 70 तक के लेवल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैलाश मोदी हैं, अगला सवाल कैलाश मोदी का है सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मैंने कॉपर के 10 लॉट बेच रखे हैं 15 रुपए 5 पैसे में, सितंबर लॉट के। क्या करना चाहिए बताइए, बताइए क्या किया जाए प्रथमेश जी। इन्होंने किस भाव पर बेचा है बोला इन्होंने? 15 पर, 515 पर। 515। इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। हालांकि मोमेंटम जो है अभी 528 और 530 की तरफ है, पॉसिबल मोमेंटम ऑफसेट की तरफ है। इनको जो है अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है परम जैन का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए जैन साहब। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। तो केडिया से पूछना, नेचुरल गैस निकालने के लिए क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए? चलिए प्रथमेश भी नेचुरल गैस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? इनकी पोजीशन कौन से भाव पे है, अगर इनको बताना है तो? अभी आप बताएं कि आउटलुक क्या है नेचुरल गैस का, क्या आगे रहेगा ये बताएं। पॉसिबिलिटी जो है वो 192 तक की पॉसिबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से इनके भाव के आसपास आ सकता है और ये बाइंग अगर पोजीशन में है तो खड़े रह सकते हैं। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। आज शाम का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, क्वांटिटी कम रखी है, बट गोल्ड मुझे लगता है 51,200 पे लेना चाहिए। ऊपर में 51,850 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से कॉपर को बाय करना चाहिए 522 के आसपास, 518 का स्टॉप लगाकर ऊपर में टारगेट 528 के रहेगा। आपकी आखिरी कॉल।
मित्र मुझे लगता है अजय जी। क्रूड एक बड़े दायरे में ही है, 3100 से 3250 के बीच में करंट मार्केट से लेके चलना चाहिए। 3220 से 3240 तक का लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल